देखो, जिनको आगे की तैयारी करनी है वो क्लास कर लिया करें, वहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन से ही थोड़ा सा अलग कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सेंड मायर अवक्रिया। लॉक कर दिया है, सेंड मायर अवक्रिया, ये हेडिंग है सेंड मायर अवक्रिया। ध्यान से समझिए, सेंड मायर अवक्रिया जो है वो एनिलीन है, इसे एनिलीन कहते हैं, इसका नाम ही एनिलीन है। जैसे अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ऐसे बेंजीन के ऊपर अगर आप NH2 लगा देते हो, एमीन ग्रुप, ये एमीन ग्रुप है, तो बेंजीन के ऊपर अगर आप NH2 लगा देते हो तो वो एनिलीन हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका नाम एनिलीन है, इसका नाम क्या है, एनिलीन है। ये पढ़ोगे, ये चैप्टर में है, आपके आगे पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर है ये। तो ये एनिलीन है। एनिलीन की क्रिया अगर आप किससे कराते हो, आप NaNO2 प्लस HCl प्लस किसके साथ में, HCl के साथ कराते हो। कुछ टेम्परेचर के प्रेजेंस में, कोई टेम्परेचर है उसके प्रेजेंस में 273 केल्विन के आसपास है, तो NaNO2 प्लस 2HCl की क्रिया अगर आप एनिलीन के साथ कराते हो तो पहले Na जो है वो Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो NaCl बना लेगा, और H जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो 2H2O बना लेगा, 2H2O बना लेगा। तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन और ये O, ये आपस में चारों हाइड्रोजन मिलकर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, 2H2O मिला, ये बाहर निकलेंगे, ठीक है, बन जाएंगे। ये वाला Cl यहाँ जुड़ जाएगा और ये वाला नाइट्रोजन जो बचा है वो भी यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये एक है डाईएजोनियम क्लोराइड। सवाल यहीं से आया था, जो CUT में क्वेश्चन में पेपर पूछा गया था वो यहीं से पूछा गया था। ये पूरी रिएक्शन दी थी, ये दिया था, ये दोनों दिए थे, ये भी दिया था, आगे का प्रोडक्ट पूछ रहा था क्या बनेगा, तो डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अगर आप एनिलीन की क्रिया किसके साथ में कराते हो, इसके साथ में कराते हो, तो डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। अब इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, CuCl के प्रेजेंस में। अगर आप इसकी रिएक्शन फिर से, ये पुनः अगर CuCl के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो तो यहां से क्या प्राप्त होगा, मैं इस साइड में लिख दे रहा हूं, यहां से क्या प्राप्त होगा, इसमें से CuCl2 की उपस्थिति में कराते हो तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और बनेगा क्या, हेलो एरीन बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ Cl बचेगा, नाइट्रोजन बाहर निकल गया, तो ये प्रोडक्ट बनता है। ये पूछा था ये क्या बनेगा, Y कर दिया था यहाँ पे, यहाँ पर N2 लिख दिया था, वो N2 में लिख दे रहा हूँ, यहाँ से हटा करके नाइट्रोजन गैस बनेगा। आप एक ही लाइन में लिख दीजिएगा पूरा, यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने उसको घुमा दिया, इस एरो के बाद ही लिख दीजिएगा वहां पर जगह हो तो ये हमारी पास कौन सी रिएक्शन है, सेंड मायर रिएक्शन। सेंड मायर रिएक्शन NaNO2 और 2HCl के साथ में जब रिएक्शन होता है तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर 2 ऑक्सीजन को लेते हैं, H2O बना लेते हैं। सोडियम यहाँ का एक Cl को ले लेगा, NaCl बना लेगा, इसका एक Cl बचेगा जो N2 और इसका एक नाइट्रोजन N2, तो N2Cl यहाँ जुड़ जाते हैं। N2Cl को फिर से गर्म किया जाता है, यहाँ पे गर्म करेंगे हम लोग N2Cl, ये डाईएजोनियम क्लोराइड है, ये क्या है, ये ये भी बनाने को आता है, डाईएजोनियम क्लोराइड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पढ़ेंगे, इसके गुणधर्म, इसके बनाने की विधियां, डाईएजोनियम क्लोराइड ये है सिलेबस में। तो डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, डाईएजोनियम क्लोराइड को पुनः गर्म कर देते हैं तो हमें क्या, हमें हेलो एरीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन जिसको आप कह सकते हो, हेलो एरीन प्राप्त हो जाता है, और ये हमारा नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये कई टाइप से रिएक्शन पूछी जाती है। एक तो यहीं से पूछा जाता है कि क्या होता है जब डाईएजोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, तो ये होगा, ये तो एनिलीन, या तो यहाँ से रिएक्शन पूछी जाती है कैसे प्राप्त करते हैं एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ से रिएक्शन पूछी जा सकती है। या फिर ये क्वेश्चन बोल देगा कि इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग लिखेंगे। तो ये कंप्लीट सेंड मायर रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा, एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी जरूर, ठीक है। चलिए इसे रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये थायोनिल क्लोराइड है और ये फिनॉल है, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो ये फिनॉल है, ये चैप्टर भी है, आगे पढ़ेंगे। ये फिनॉल है, ये थायोनिल क्लोराइड है। अब थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल
क्लोराइड, CHLORIDE, थायोनिल क्लोराइड, जब आप थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हो तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एरिल हाइलाइड बनेगा, एक Cl यहां लग जाएगा, एक Cl इस H के साथ चला जाएगा तो HCl बन जाएगा। ये रिएक्शन मैंने कराई भी थी। और प्लस में ये जो S है ये O से रिएक्शन कर लेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। तो ये वही रिएक्शन है जब हम लोग क्या कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड के फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है। दूसरी ये C5H5 पेरिडीन की उपस्थिति में होती है। ये पेरिडीन का फार्मूला है, C5H5N, ये इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जब आप इसका हाइड्रोजनीकरण कराते हो, Cl2 से रिएक्शन कराते हो तो ये रिएक्शन यहाँ पर अटैक करेगी। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से इस हाइड्रोजन को अलग करेगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से ये NO2 लगा है नाइट्रो, और यहाँ से ये क्या है CH, एक H यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ Cl जुड़ेगा और ये CH3, और यहाँ से एक H निकल के HCl बना लेगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी। ठीक है। इसके साथ रिएक्शन क्या होता है जब में, या फिर ये रिएक्शन जो है ऑप्शन में दे दी गई है, वहां पर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरी रिएक्शन है, या तो हमने आपको बताया भी था, इस रिएक्शन का नाम में बताया था। कौन सी रिएक्शन है ये, है कल ही बताया था, 2 रिएक्शन कराई थी ये। फ्रिकल्टाइन रिएक्शन, एक था स्वार्ट्स में फ्लोराइड बनते थे, इसमें आयोडाइड बनते हैं। तो इसमें से Br निकल जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से निकलेगा NaBr। तो ये इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होंगी। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। ये तीनों रिएक्शन डिफरेंट एग्जाम में बोर्ड्स में आई हुई रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये कुछ रिएक्शन है जो बोर्ड्स एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है, इनको कंप्लीट करेंगे। तो उष्मा के प्रेजेंस में अगर आप HCl की रिएक्शन इसके साथ कराते हो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCl इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा, तो इसमें से H और OH आपस में रिएक्शन करके H2O बन के बाहर निकल जाएगा, और इस OH की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, Cl। ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से कंप्लीट है रिएक्शन। ये यहाँ पे OH है और इस जगह पर क्या हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन है कंप्लीट। HI जो है ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक यहाँ पर वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक यहाँ पर वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, सॉरी ये नहीं रहेगा, CH3 और ये I यहाँ जुड़ जाएगा, एक H जो होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे Br जो है यहाँ से रिएक्शन करेगा प्रकाश के प्रेजेंस में, प्रकाश पराबैंगनी प्रकाश के उपस्थिति में Br इससे रिएक्शन करेगा। तो अगर प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हो तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ही रहेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ Br जुड़ जाएगा और एक HBr बनेगा बाहर। इस जगह से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ पे एक Br बना देगा, एक HBr बन जाएगा। ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। दूसरी यहाँ पर A क्या हो, जो यहाँ X हो जाए, तो यहाँ पर A जो है वो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, A यहाँ पे X होना चाहिए तभी तो बनेगा। तो यहाँ पर A क्या है, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ X2 होगा, X2 में एक H निकल जाएगा तो HX बाहर निकल जाएगा। ठीक है। H यहाँ जुड़ जाए, X यहाँ जुड़ेगा तो CH2H, फिर H2, इसका OH जो है यहाँ जुड़ जाएगा OH, और इसका H जो है इससे रिएक्शन कर लेगा तो फिर HX बाहर निकल जाएगा, और OH यहाँ से रिएक्शन करके तो C की जगह पर क्या बन जाएगा, CH2OH। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, इससे बाहर आपसे रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। जितनी मैं रिएक्शन करा दे रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर भी ले रहा हूँ, उन्हीं रिएक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए रिएक्शंस को। भौतिक गुणधर्म आप समझेंगे, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से अपने आप लिख सकते हो। तो हेलो एरीन के या हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म
फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज में है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इनका रंग, इनकी अवस्था देखने वाले हैं, इनका रंग और अवस्थाएं कैसी होती हैं। तो कलर कैसा होगा, तो ज़्यादातर सामान्यतः ये जो है ये रंगहीन नेचर के होते हैं। सामान्य तौर पर ये किस नेचर के होते हैं, रंगहीन नेचर के होते हैं। रंगहीन मतलब कोई कलर नहीं होता इनमें, जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता, इसी तरीके से सामान्य तौर पर ये रंगहीन होते हैं। लेकिन इनके जो ब्रोमाइड है, इनके ब्रोमाइड और आयोडाइड जो हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये प्रकाश के संपर्क में आकर रंगीन हो जाते हैं। प्रकाश के संपर्क में आकर कैसे हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। तो ये इनका एक नेचर है कि ज़्यादातर सामान्य तौर पर अगर ये ऐसे रहेंगे तो ये रंगहीन नेचर के होते हैं, कलर कोई नहीं होता। लेकिन अगर इनके जो ब्रोमाइड और आयोडाइड ये दो हेलो एल्केन हैं, ये प्रकाश के संपर्क में आएंगे तो ये अपना कलर दे देते हैं, ठीक है, कलर अपना बदलते हैं। दूसरी चीज, इनकी अवस्था कैसी होगी। अवस्था का मतलब आपने देखा होगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो जो मेथिल के हेलो एल्केन है, जो मेथिल वाले हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, ठीक है, मेथिल हाइलाइड जो हैं, मेथिल हाइलाइड ज्यादातर किस केस में रहते हैं, मेथिल हाइलाइड वो गैसियस स्टेट में रहते हैं, गैस स्टेट में रहते हैं। जैसे आपने लिख दिया CH3 एग्जाम्पल, CH3Cl, CH3Br, ये सब किस स्टेट में रहेंगे, ये गैस स्टेट में रहेंगे। मेथिल के जितने हाइलाइड होंगे, मेथिल के एल्किल हाइलाइड होंगे, वो जितने रहेंगे वो सब किस स्टेट में रहेंगे, गैस अवस्था में रहेंगे। और इसके आगे जब आप जैसे जैसे इनका क्या बढ़ाओगे, अणुभार बढ़ाओगे, अणुभार का मतलब कार्बन बढ़ाओगे, भाई एक कार्बन है, इसके बाद 2 कार्बन, ये एथिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्या बढ़ाओगे, अणुभार बढ़ाओगे, तो ये द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब फिर ये द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो ये कह सकते हो कि जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, गैस स्टेट में भी, द्रव स्टेट में भी और ठोस अवस्था में भी, सॉलिड स्टेट में भी। तो इस तरीके से हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी कि इनका कलर कैसा होता है, फिर हमने देखी किस अवस्था में पाया जाता है, किस अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में। तो ये आपको याद रखना, जितने मेथिल वाले हैं वो गैस स्टेट में, और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते चले जाओगे ये किस अवस्था में बदलते चले जाएंगे, गैस से द्रव, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होते चले जाएंगे। तो ये इनके बारे में, इनका जो भौतिक गुणधर्म है वो बातें हो गई। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरी चीज, इनका नेक्स्ट हमारा गुणधर्म है घनत्व। अगर मैं पूछूं इनके घनत्व की बात करूं, तो घनत्व के केस में देखो, घनत्व जो होता है द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, घनत्व जो होता है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो घनत्व में आप ये कह सकते हो, जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ाओगे, अणुभार मतलब आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो, तो जैसे जैसे आप अणुभार बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, घनत्व भी बढ़ेगा। उस समय क्या हो जाएगा, घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि घनत्व जो होता है किसी का तभी बढ़ता है क्योंकि वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो अगर घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान कब बढ़ेगा तो उसका अणुभार बढ़ेगा। तो ये आप कह सकते हो घनत्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या घनत्व कैसा होगा कि इनका अणुभार बढ़ाने पर इसका घनत्व अधिक होगा या घनत्व बढ़ेगा। ये तीसरा केस है। अगला है हमारे पास में, बात करते हैं इनकी विलेयता पर कि इनकी विलेयता कैसी होगी। अगला टॉपिक है कि हमारी इनकी विलेयता कैसे होगी, घुलनशीलता, ये पानी में कैसे होंगे। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो होते हैं ये वाटर में कम घुलनशील होते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो होते हैं ये वाटर में कम घुलनशील होते हैं, इनकी विलेयता कम होती है। उसका रीजन ये है कि इनकी जो ऊर्जा होती है बॉन्ड को तोड़ने की वो बहुत अधिक लगती है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऊर्जा जो होती है वो ज्यादा लगती है, और जब ये बॉन्ड जुड़ते हैं, जैसे टूटने के बाद में जुड़ेंगे, तो जब ये बॉन्ड जुड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा निकलती कम है, लगती ज्यादा है। तो इस वजह से जैसे एनर्जी तुम देनी ज्यादा पड़ रही है
और एनर्जी निकली कम तो तुमको एनर्जी और देनी पड़ेगी, तब तो उसको फिर से तोड़ पाओगे। कभी कभी ऐसी रिएक्शंस होती है, आपने एक बार एनर्जी दे दी, फिर वो खुद से एनर्जी जितनी निकालते हैं टूट जाते हैं, फिर एनर्जी निकल जाती है, फिर वो आपस में बंधने लगते हैं, तो उसी में रिएक्शन होने लगती है। इसलिए इनकी घुलनशीलता कम है। क्यों घुलनशीलता कम है? क्योंकि इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वाटर के पास एनर्जी, जो हमारा जल है इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इसके बॉन्ड को ब्रेक कर सके। क्लियर है? तो कम घुलनशील होते हैं। ऐसा भी नहीं होता नहीं होते, लेकिन कम घुलनशील होते हैं। तो इनकी विलेयता पर ये विलेयता इनका अगला गुणधर्म ये हो जाएगा। नेक्स्ट इनका विलेयता के बाद में अगला इनका जो गुणधर्म है वो है क्वथनांक। जब फोर्थ टॉपिक है इनका, फोर्थ टॉपिक है इनका क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो इनका क्वथनांक कैसा होगा? अगला क्वेश्चन है कि इनका क्वथनांक कैसा होगा, बढ़ेगा घटेगा या किस तरीके का होता है? तो इनका जो क्वथनांक होता है, सामान्य तौर पर अगर आप क्वथनांक की बात करते हो तो क्वथनांक कैसा होगा कि जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ाओगे, अणुभार का मतलब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना, तो जैसे जैसे इनका अणुभार बढ़ाओगे तो इनका क्वथनांक भी क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, सामान्य तौर पर ये होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं एग्जांपल कर रहा हूं कि मैंने एक एग्जांपल लिया, चलो यहाँ कर देते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2 और फिर CH2 फिर Cl लगा दिया। एक मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH CH2 और Cl लगा दिया, यहाँ एक CH3 कर दिया। एक और एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH3 और एक मैंने यहाँ Cl। ये देखो, ये एक एग्जांपल हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। आप यहां पर जब आओगे तो इसमें एक सीधी रेखा है, मतलब सीधी एक चेन है, पूरी एक सिंगल चेन है हेलो एल्केन की। इसमें आप देखोगे एक ब्रांच साइड में लगी हुई है, इसमें आप देखोगे, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ क्लोरीन सेम है। नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर ऑफ क्लोरीन सेम है। तो आप, हमने ये कहा कि जैसे अणुभार बढ़ाओगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। अणुभार इन तीनों का सेम है, इसका भी जो अणुभार है वही अणुभार इसका है, वही अणुभार इसका है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब बराबर है, तो अणुभार सेम है। तो इस केस में बताओ किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और कैसे पता चलेगा? ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ थर्ड वाले का, तो इस केस में जो है ये आपको याद रखना है कि अगर आपको क्वथनांक चेक करना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो मैंने बताया अणुभार बढ़ाओगे क्वथनांक बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अणुभार अगर समान रहे, एक दूसरे के समावेवी हो, समावेवी की यही डिफिनेशन है, नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो अणुसूत्र होता है वो बराबर होता है, जितने इसके अणु होंगे उतने दूसरे के उतने, बस उनका नाम, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कंपाउंड यौगिक भी नया हो जाता है। अब ये सारे कंपाउंड अलग अलग हैं, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ क्लोरीन के एटम जो हैं सेम है, इसलिए इनका अणुभार सेम आएगा। तो फिर क्या होगा, देखो, जब शाखाएं ज्यादा होंगी, शाखाएं, ब्रांचेज जिनको बोलते हैं, ये जो साइड वाली चेन है इनको शाखाएं बोलते हैं, इसमें एक है, इसमें एक और दो हैं, इसमें एक सिंगल है। तो जब शाखाएं ज्यादा होंगी तो शाखाएं ज्यादा होने पर इनका क्वथनांक घटता है, शाखाएं ज्यादा होने पर इनका क्वथनांक क्या होता है, घटेगा। तो सबसे कम क्वथनांक इसका होगा, सबसे कम इसका होगा, फिर उससे कम इसका होगा, उससे ज़्यादा इसका होगा, और सबसे ज़्यादा इसका, जिसमें कोई भी हमारा क्या नहीं है, साइड चेन नहीं है। तो ये हमारा रूल आपको याद रखें, अगर शाखाएं बढ़ाओगे, शाखाएं ज़्यादा होगी तो क्वथनांक डिक्रीज करेगा, शाखाएं अगर ज़्यादा होगी क्वथनांक डिक्रीज करेगा, कम होगा अगर शाखाएं कम है तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो ये हमारी डेफिनेशंस है, यह भौतिक गुणधर्म हमने जो पढ़े हैं, यही भौतिक गुणधर्म है टोटल। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।